हमने अक्सर पाया है कि जो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे पिता होते हैं, उनका एक सपना बहुत ज़्यादा ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वो सपना उनके लिए इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है कि उनके बच्चे शायद उनसे और आगे जाएं, उनसे और तरक्की करें और सिर्फ उनका नाम रोशन ना करें, उनको ये फ़ील कराएं कि हाँ, हम उन्हीं के पिता हैं। मुझे याद आता है मेरे पिता जब मैं छोटा था तो उन्होंने हमेशा से एक सपना देखा था कि मेरा बेटा वो करके दिखाएगा जो मैं नहीं कर पाया, और शायद हर पिता ये चीज़ फ़ील करता है। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आपने मेरे और भी पॉडकास्ट देखे होंगे, डेफिनेटली आपने उसको बहुत प्यार दिया होगा। आप इस पॉडकास्ट को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आज इस कहानी में एक और विद्यार्थी से ऑफिसर तक का सफ़र तय किए हुए एक एस्पिरेंट की कहानी सुनाएंगे, जिस कहानी में बहुत बड़ा किरदार उनके पिता का भी रहता है। वो सपना जो एक पिता पूरा नहीं कर पाया, वो सपना जो एक पिता हमेशा से देखता है, कैसे उसके बेटे ने उसको साकार किया, आज इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शांतनु राय। वेलकम यू ऑल इन केजीएस टॉक। आज एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और शेयर करने से ज़्यादा इससे जितनी ज़्यादा लर्निंग्स हो सकें वो यहाँ पे सीखिएगा। आज मेरे सामने जो गेस्ट हैं, उनको गेस्ट बोल के भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है, क्योंकि उनकी जर्नी जो रही है, जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा, ये जर्नी एक आम जर्नी नहीं है, ये जर्नी एक ख़ास जर्नी है। तो चलिए मिलके इस जर्नी को हम जीते हैं, फील करते हैं, और मेरा ये वादा है कि आप इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने वाले। सो लेट्स मीट आवर चैम्पियन, आवर ऑफिसर पुनीत राठी, जो कि ऑल इंडिया रैंक 15 सिक्योर किए हैं एक बहुत ही रेपुटेड एग्ज़ाम में जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिसका नाम है सीएपीएफ। सपना सबका होता है डिफेंस में जाने का, लेकिन अगर एज एन ऑफिसर आप वहाँ पहुँचते हैं, और वो भी इतनी अच्छी प्यारी सी रैंक, यानी ऑल इंडिया रैंक 15 असिस्टेंट कमांडेंट, इतनी प्यारी सी पोस्ट, कैसा होता है सफ़र, कैसी होती है वो कहानी जिस कहानी को जी के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट, जो सिर्फ गेस्ट नहीं हैं, अब ऑफिसर पुनीत राठी हो चुके हैं। सो हेलो पुनीत, वेलकम इन केजीएस टॉक। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ आपकी इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। आपका चेहरा बता रहा है कि आप अंदर से खुश हैं आजकल, हैं? जी बहुत ज़्यादा, ये खुशी काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था, तो अब तो मुझे विश्वास भी नहीं होता है, बहुत खुश हूँ मैं इसमें। लेकिन अब तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये चीज़ अचीव कर ली है। जी धीरे धीरे हो रहा है, जब आप सब लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, तो होता है विश्वास। अच्छा, क्या वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है अंदर से? क्योंकि अब तो आप ऑफिसर बन चुके हैं, और जाहिर सी बात है, ये आप एक नॉर्मल ऑफिसर नहीं बने, एक बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं। कहा जाए तो डिफेंस में आप जा रहे हैं, और वहाँ पे भी आप एक रेपुटेड पोस्ट पे जा रहे हैं। कैसा फील हो रहा है अभी अंदर से? सर अभी काफ़ी स्पेशल फील हो रहा है। ठीक है, लगता है कि आई हैव अचीव समथिंग। या यू आर एग्जैक्टली। तुमने तो कह सकते हैं कि अचीव नहीं करा, आपने तो कह सकते हैं कि छीन ही लिया है ये चीज़ आपके लिए ना। मैं यहाँ पे इस जर्नी में, मैं आप दोस्तों बता दूँ आपको कि यहाँ पे पुनीत राठी, जो कि इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल हर विद्यार्थी करता है। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास पैसा नहीं है, स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है। अक्सर मैंने पाया है कि जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी एक बड़ी कॉमन समस्या होती है, वो हर टाइम कोई ना कोई एक बहाना दिमाग में होता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये अभाव है, वो अभाव है, मैं दिल्ली नहीं जा सकता प्रिपरेशन के लिए, या मैं किसी एक जगह पे नहीं जा सकता, मैं इस कॉलेज में नहीं जा सकता। बड़े सारे ना क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। आज इस पॉडकास्ट में आपको हर एक क्वेश्चन मार्क का आंसर आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो पुनीत राठी हमारे सामने ऑल इंडिया रैंक 15 सिक्योर करके बैठे हैं, इनकी जर्नी ना बहुत हद तक आप रिलेट करेंगे। पुनीत, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ा कारवां मेरे पास क्वेश्चन का है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं इन जनरल पूछूंगा, और मेरे और भी जो अभी मैंने पॉडकास्ट किया था उसमें और भी जो हमारे ऑफिसर्स थे उनसे मैंने पूछा था। क्वेश्चंस आपसे भी मैं करूंगा, आपकी भी चीज़ों को जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जैसे आप कहाँ से आते हैं, आपके परिवार में कौन कौन हैं, और कुछ एक स्टोरी आपने मुझसे शेयर भी की थी शुरू में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बार अपने बारे में मुझे बताइए, हमारी जनता को यहाँ बताइए।
तो सर मेरा गांव का नाम टीकरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से आता हूँ। अच्छा। जी, मेरी ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में हुई है पीजीडीवी कॉलेज डीयू से, और मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। अगर मैं बात करूँ अपने परिवार की, तो मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है। मेरे पापा किसान हैं, और किसान रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, कभी मुझे अभाव महसूस नहीं होने दिया है, और हमेशा मेरी पढ़ाई में निरंतर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। सर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, एक बड़ा प्यारा सा नारा है ना, जय जवान जय किसान। आपने किसान का परिवेश देख लिया, आप जवान का परिवेश आप देखने वाले हैं। बहुत कम लोग होते हैं सर जो इस दोनों सिचुएशन से होके गुजरते हैं, तो यू आर ब्लेस्ड। और डेफिनेटली आपके पिताजी ने आपको बहुत अच्छा ही कुछ दिया है जिस वजह से आप इस मुकाम पे पहुँचे। आपने एक बात अभी बोली, जब मैं आपसे एक नॉर्मल आपसे बात कर रहा था, कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो गाँव से ही करी थी। जी, आपने घर पे रह के ही पढ़ाई करी थी इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए। आपका सपना हमेशा से डिफेंस में जाना था, या आपने कुछ और प्लान करा था, ये प्लान बी में था? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जी सर, जब मैं स्कूल में था 11th-12th में, तो मेरा था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। जी, लेकिन सीवियर हेडेक होने के कारण माइग्रेन मेरे को हो गया था 12th क्लास के आसपास, तो मैं नहीं कर पाया था कंटिन्यू। सो मैंने बोर्ड्स पे फोकस किया। तो जैसा कि मैं जहाँ जिस परिवेश से आता हूँ, वहाँ पे डिफेंस का काफ़ी क्रेज़ है, यूनिफॉर्म का काफ़ी एक चार्म है। तो मैंने सोचा कि मुझे ऑफिसर ही बनना है, यूनिफॉर्म पहननी है, बट स्टार्स मेरे को चाहिए। अच्छा, ये स्टार स्पेसिफिक आपका वहाँ पे था। मेरा एक ड्रीम था सर। ठीक है। तो उसके लिए मैंने एनडीए, फिर सीडीएस और फिर सीएपीएफ, मेरा अल्टीमेट एक डेस्टिनेशन सर मुझे मिली। तो अब मतलब आपने वो चीज़ अचीव कर ली है जो आपको चाहिए थी। जी डेफिनेटली। आगे का कुछ प्लान है आपका, या इसको आप ज्वाइन कर रहे हैं प्रॉपर? जी डेफिनेटली, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे यही चाहिए था और मुझे ये मिल गया है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सर। वो तो आप दिख रहा, आपकी आपके जो चेहरे से वो चीज़ें बयां हो रही हैं। आपके घर में आपने बताया कि आपकी छोटी बहन है, जी। आपके मम्मी पापा भी हैं। जी। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और किस तरीके से आपने अपनी इस जर्नी को शुरू की थी? आपका ये बताएं, उसके पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक और चीज़ जानूंगा। आपका स्कूलिंग में आप कैसे स्टूडेंट थे? मतलब आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, एवरेज थे, बिलो एवरेज थे? क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन बहुत आता है जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि सर मेरा ना स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ऑल इंडिया रैंक 15 मेरे सामने बैठा है। ये क्वेश्चन आपसे है कि सर आपकी स्कूलिंग कैसी थी, इन टर्म्स ऑफ आप स्टूडेंट कैसे थे, और किस तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज करके आज यहाँ तक पहुँचे? तो सर स्कूलिंग मेरी शुरुआत में ठीक नहीं थी, बट उसके बाद जब मुझे पता चला कि हाँ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बुआ जी के पास रहता था, तो मैं मम्मी जी से दूर रहता था। अच्छा। मेरी मम्मी जी काफ़ी परेशान होती थी, रोती थी। मेरे पापा जी उनको समझाते थे अच्छा। कि जा रहा है, अपने लिए जा रहा है, कुछ बन के आएगा, कुछ पढ़ाई अच्छी करेगा। तो मैं अपनी बुआ जी के पास रहा, मतलब तो उन्होंने। कब से आप बुआ जी के यहाँ शिफ्ट हो गए थे? जी मैं उनके पास बचपन से ही था, बट अच्छा। बीच बीच में मैं मम्मी जी से मिलने जाता था, पापा जी से मिलने जाता था, पर मैं काफ़ी रोता था। तो लेकिन घर पे वापस आना पड़ता था कि बुआ जी के पास रहना है, पढ़ना है। अच्छा। तो लेकिन फिर एक बार मैंने सोचा कि मम्मी जी इतना क्यों रोती हैं, मतलब पापा जी इतना मुझे दूर क्यों रखते हैं, तो एक अच्छा। पढ़ाई के लिए रखते हैं। सही बात है। तो और मेरे पास एक ही तरीका था जिससे मैं अपनी फैमिली को और अपने आप को आगे ले जा सकता था, वो पढ़ाई थी। तो स्कूल में फिर मैंने थोड़ा पढ़ना सीरियसली स्टार्ट किया। कब से ये चीज़ शुरू हुई थी? जी ये 7 से स्टार्ट हुई। अच्छा। जी। 6th 7th का बच्चा, बच्चा ही कहूँगा, जी। इतना दिमाग कैसे आ गया कि मतलब मुझे अपने करियर पे फोकस करना है? क्योंकि मैं भी अगर बात करूँ यार, बाकी लोग भी अग्री करेंगे इस चीज़ से कि हम जब 6th 7th में होते हैं तो दिमाग तो खेलने कूदने में रहता है। आप इतना फोकस कैसे? कुछ तो वजह होगी। जी यही मेरे माता पिता से मैं दूर रहना, और मेरी ओहो। बुआ जी का जो मेरे लिए मेरी बुआ जी मेरे लिए एफर्ट करती थी, मेरे भैया मेरे साथ थे, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे लगता था कि क्योंकि मेरे फैमिली में बैकग्राउंड में एजुकेशन नहीं है, तो मैं पहला ही मतलब हूँ फैमिली में जिसने ग्रेजुएशन की है। तो मेरे लिए काफ़ी एक इंस्पिरेशन था कि मुझे अपनी फैमिली में एक ये माइलस्टोन लेके जाना है, अपनी फैमिली के नाम को ऊपर लेके जाना है। तो ये तभी से स्टार्ट किया, और स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैंने काफ़ी पार्ट किया, तो उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ, चीज़ें काफ़ी एक एक्सप्लोर किया, तो माइंड ओपन हुआ, तो चीज़ों को और समझा कि क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल होलिस्टिकली मेरी पर्सनैलिटी में आती रहीं। तो सर उसके आगे फिर मैंने ये प्लान बनाया। कहा जाए कि सिर्फ आपकी सफलता नहीं है, जी ये डेफिनेटली। पूरे परिवार की सफलता है। आपके बुआ जी, भाई साहब आपके हैं, पिताजी, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस यहाँ पे लोगों ने दिए, और फाइनली आपने उनको प्रूव कर दिया कि नहीं, आपका जो सेक्रीफाइस आप उन्होंने किया था आपके लिए, फाइनली वो अब यहाँ पे अचीव हो चुका है।
बहुत खुश होंगे वो लोग और इस चीज़ को फील भी कर रहे होंगे। सर मेरे से ज़्यादा खुश तो मेरे घर वाले हैं। वो तो डेफिनेटली होना है। रिजल्ट आया था तो सबसे पहले कैसे पता चला आपको? सर रिज़ल्ट जब आया था, एक्सपेक्टेड था कि रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसे ग्रुप्स पे बातें होने लगती हैं तो बोलने लगते हैं कि रिज़ल्ट आ रहा है, तो कि मेरे को लग रहा था कि आ रहा है। तो 7 बजे के आसपास मैं मार्केट में गया हुआ था, मैं घर पे आया सबसे पहले कि मुझे एक सुकून चाहिए रिज़ल्ट देखने के लिए। ठीक है। मुझे अपने भगवान के सामने बैठ के उनके पैनिक तो नहीं हो रहा था दिमाग में? हाँ, डर लग रहा था सर। डर किस बात का कि रैंक नहीं आएगी या फेल हो जाएंगे? सर ये था उस टाइम, बस दिमाग में ये था कि लिस्ट में नाम आ जाए सर। अच्छा, उस समय रैंक वैंक का कोई वो नहीं रैंक तो था? कभी सोची नहीं थी सर उस टाइम। तो जब रिज़ल्ट आया तो मेरी मम्मी जी बाहर बैठी थी, तो मैं सबसे पहले मंदिर के सामने बैठा अच्छा। जी, और मैंने प्रे करी और मैंने सोचा कि लिस्ट में एकदम नाम सर्च नहीं करूँगा। वो अच्छा। मैच नॉट फाउंड की थोड़ी आदत हो गई थी, मैंने सोचा कि एकदम शौक लगेगा तो ये काफ़ी बड़ा शौक हो जाएगा। तो मैंने सोचा धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे अच्छा। और एक होप रहेगी कि नाम अब आएगा अब आएगा। बट जैसे ही मैंने पीडीएफ खोली, सबकॉन्शियसली मेरा नाम मेरे दिमाग में था, तो फर्स्ट पेज पे मुझे मेरा ही नाम दिखा। तो Okay. आई वॉज द ओनली पुनीत राठी इन द इंटरव्यू स्केड्यूल। तो मुझे पता था ये मैं हूँ। मैंने रैंक देखी 15 और मैं शॉक। मैं मम्मी जी के पास गया एंड मैं चिल्लाया यस। मैंने अपना फ़ोन भी तोड़ दिया उस चक्कर में, मेरा फ़ोन टूट गया। तो फ़ोन का भी लगा कि हाँ भाई नया फ़ोन लेने का टाइम आ गया है, तो ऐसा हुआ। तो मम्मी जी के पास गया, हक किया उनको एंड शी वॉज क्राइंग। मैं बहुत रो रहा था, बहुत चिल्लाया। एक आंटी थी वो डर गई कि भाई क्या हो गया बेटा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा नहीं अब सब ठीक हो गया है। तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी ये आंसू बहुत ज़्यादा खुशी के आंसू थे। ये वो 15 मिनट का जो क्षण होता है ना, जी आप उस 15 मिनट के क्षण में पूरी वो ज़िंदगी जी लेते हैं जो आपने बिताई है। जी वो स्ट्रगल, वो गिरना, फिर उठना, फिर संभालना, वो जो मोमेंट होता है ना, मेरे तो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। सही बात है, ये चीज़ जो होती है वो हमें बहुत इंस्पिरेशन देती है। आप एक स्टोरी मुझसे शेयर कर रहे थे। दोस्तों ये स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए यहाँ पे पुनीत की। और एक वर्ड है स्किज़ोफ्रेनिया, अगर आप साइंस की भाषा में बात करेंगे, जिसको कई लोग डेजाचू या डेजाबू भी कहते हैं, जिसमें भविष्य हम अपना बता सकते हैं। और ये चीज़ आपके साथ भी फील हुई होगी कि आपको, मैं बता रहा हूँ जो भी लोग मुझे यहाँ सुन पा रहे हैं, ये चीज़ आपके साथ ज़रूर हुई होगी कि आपने कुछ देखा है और आपको लगा कि यार ये चीज़ मैंने पहले कभी देखी है, जबकि वो चीज़ आपके सामने हो रही है। पुनीत की एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, स्टोरी है। पुनीत खुद, अब मैं चाहूँगा कि आप उसको शेयर करें लोगों तक। पुनीत की रैंक है ऑल इंडिया रैंक 15। मैम मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये पुनीत आगे कंटिन्यू करेंगे। पुनीत ज़रा प्लीज़। जी। तो सर जब रिज़ल्ट आने वाला था, मैं थोड़ा श्योर तो था कि मेरा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि मैं उस पे ही अपनी एनर्जी सारी फोकस कर रहा था। लेकिन मेरे से ज़्यादा श्योर मेरे पेरेंट्स थे, मेरी मम्मी जी। तो रिज़ल्ट आया 5 जुलाई को। ठीक तो है। 1 जुलाई को मेरी मम्मी जी सुबह उठती हैं और कहती है कि तेरी रैंक 16 आई है। 1 जुलाई को? जी 1 जुलाई को। रिजल्ट आता है 5 जुलाई को? जी ठीक है। कह रही तेरी रैंक 16 आई है। अच्छा। मैं कहा मम्मी जी 16 नहीं, 116 होगी या 216 या 316 होगी। 16 तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। सही बात है। और फिर जब रैंक आई 15, तो मेरी मम्मी जी इतना श्योर थी, कह रही मुझे तो पता ही था। मैं शॉक था, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो मम्मी जी एकदम श्योर। मैं कहा मम्मी जी बताओ, ऐसे सपने देखा करो, अच्छे सपने, तो लाइफ में अच्छी चलती रहेगी। 16 बताया उन्होंने और 15 आपकी रैंक जी आई। जी भाई साहब सीरियसली कुछ चीज़ें तो सच में बड़ी अमेजिंग होती हैं लाइफ में। एंड यस, उस समय सरस्वती जी का वास मम्मी जी के ज़ुबान पे था। और आप देख लो कि एकदम काफ़ी क्लोज़र नंबर उन्होंने बताया, क्योंकि इन जनरल एक पेरेंट्स जो होते हैं वो यही कहते हैं कि हाँ तू पास हो जाएगा, तू अच्छा कर रहा है, तू फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा, तू मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। रैंक बता देना और वो भी इतना क्लोज, दैट इज़ लिटरली अमेजिंग। बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा मुझे आपसे बात करके। एक स्टूडेंट की बात करूँगा, अगर एक स्टूडेंट बात करें पुनीत राठी और एक करेंटली एज एन ऑफिसर बात करें पुनीत राठी, क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं अभी आप? तो सर अभी तो अगर मैं देखूं, 10 दिन पहले मैं वो भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट था। मैं सोच भी नहीं रहा था कि मेरा हो जाएगा। ऑल्दो एक आता है कि हाँ इस बार मैंने बहुत एफर्ट्स करे हैं, मेरे मेंटोर से है, मेरी फैमिली है, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, तो लग रहा था कि हो जाएगा। लेकिन वो ये रैंक 1 को भी नहीं पता होता है कि उसकी रैंक 1 आने वाली ये है बात रिजल्ट से पहले। लेकिन उसके बाद तो सर ये कहते हैं ना कि एक ड्रीम टाइम होता है, तो ये मेरा अभी एक ड्रीम टाइम चल रहा है कि अभी रिज़ल्ट के बाद और ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट होगी, जब मैं ऑफिसर फाइनली बन जाऊंगा,
तो ये अभी मेरा ड्रीम टाइम है, आई एम लिविंग द मोमेंट ऑफ माई लाइफ सर। तो एग्जैक्टली। मुझे इससे बेहतर अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड सर। आप डिज़र्व भी करते हो यार ये चीज़ें, क्योंकि जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो हमें शायद दुनिया को ये दिखता है कि हम ये बन गए, लेकिन शायद दुनिया उस मोमेंट को नहीं देख पाती जी। जो हमने इसके पहले जिया है। जी। आपने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से जिया था, उस मोमेंट में अप्स एंड डाउन्स देखे थे। आप बता रहे थे कि आप एनडीए के लिए भी गए, सीडीएस के फेलियर्स भी आपने बहुत देखे, और उस फेलियर्स के कह सकते हैं कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अच्छा, एज अ स्टूडेंट कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए? क्योंकि ये जो ऐसा एज है, इस एज ग्रुप में अक्सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये बड़ा कॉमन सा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सभी के लिए है, और इसका जवाब शायद आपसे बेटर कोई दे नहीं सकता, कि आप लाइफ के इस फेज़ में होते हैं जो 18 से 25 तक की जो उम्र होती है ना, जी। ये एक ऐसी फेज़ होती है जहाँ पे बहुत सारे रीजंस होते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के। आजकल का जो स्पेशल माहौल चल रहा है, कह सकते हैं सो कॉल्ड यूथ जो हमारी बनाई जाती है, जो बन जाता है वो बहुत अच्छे से बन जाता है, जो बिगड़ जाता है शायद वो बनने में बहुत दिक्कत हो जाती है। आप मुझे बताइए, आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन रहा है क्या? जी, डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं, और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ही कुछ कमियां मेरे अंदर रही, जिसकी वजह से मेरा पहले नहीं हुआ। ये अगर वो कमियां नहीं होती तो ये काफ़ी पहले हो सकता था, बट ठीक है, मतलब जो टाइम होता है वो गॉड्स टाइम इज़ ऑलवेज अ बेस्ट टाइम। तो ये है, तो डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज मोबाइल है, फ्रेंड्स हैं, ये मेजरली 2 डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में होते हैं। बाकी तो चीज़ें करने की उतनी थी नहीं, एक्सप्लोर करने के लिए बाद में। तो उसके लिए हमेशा जो है एक पेरेंट्स का जो एक रहता है ना, सामने इमेज रहती है पेरेंट्स की, कि बहुत सही पापा बात जी बोल जो रहे हैं। मेहनत करते हैं, बुआ जी जो एफर्ट डाल रही हैं, तो वो हमेशा ये रोक के चलते थे। ठीक है, ये जैसा आपने कहा एज 18 to 25 ऐसी होती है, तो इसमें संभालने वाले कुछ लोग अगर मिल जाएं, बिल्कुल। आपको पकड़ के खींचने वाले कि आप गलत जा रहे हो, तो बिल्कुल। चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दोज पीपल इन माई लाइफ सर। तो इस वजह से डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर पाया, और फाइनली इस वाले टाइम में तो सॉलिट्यूड में चला गया सर। मैंने किसी से बात नहीं करी, मेरे को था कि मैं बाद में बात करूंगा जब मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी जानते थे कि मैं कुछ बनूंगा, क्योंकि उन्होंने देखा था वो। तो मैंने सोचा फ्रेंड से बाद में बात करूंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और जब मैंने बात की तो वो वही फ्रेंड्स थे, तो वे जैसे उन्होंने लास्ट टाइम बात की थी। तो सबके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। एक चीज़ मुझे याद आती है यहाँ पर दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो भी हमें डिस्कस करेंगे, और करियर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं एज अ एस्पिरेंट अगर आप जो जानना चाहते हैं वो आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। और मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने आपको बताया था, ज़िंदगी में कभी डिस्ट्रैक्शन आए ना, तो ये बात याद रखना मेरी, अपने उस पिता को याद करना जो आपके लिए अपने आप को इतना सेक्रीफाइस कर चुका है, जो शायद आपने कभी फील नहीं किया है। वो एक ऐसा इंसान है जो शायद आपके सामने रोए ना कभी, लेकिन उसकी जो आह निकलती है, कभी वो ऑफिस से लौट के घर पे आता है, अपने कह सकते हैं कि हाथ की जो बटन होती है जिस शर्ट की, जब खोलता है, उसके चेहरे पे जो पसीना होता है, जो थकान होती है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देती है आपको आपकी लाइफ में आगे जाने के लिए। आपकी माँ ने जिस तरीके से शायद आपको जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन आपको इतना कुछ दे दिया है। बहुत होती है चीज़ें ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। तो लाइफ में आपको हो सकता है कि एक मोमेंट बहुत अच्छा लगे, लेकिन उस एक मोमेंट के चक्कर में ना आप अपना भविष्य बिगाड़ सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे पुनीत हैं, और इनकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इमेज, जो पिता की, माँ की, अपने उस परिवार की इमेज हमेशा सामने रखी है, और उसका रिजल्ट देखिए। सर आपकी एज कितनी है मुझे बताइए पहले? जी 25। 25 की एज, और आप असिस्टेंट कमांडेंट। अब बताओ, असली ज़िंदगी तो अब शुरू हो रही है। वो 4 दिन की चांदनी फिर अमावस की रात हो जाती है, और असली जो कह सकते हैं ना पूर्णिमा, वो अब होने वाली है। पूरी 25 की उम्र में जब आदमी जॉब पा जाता है, इतनी हायर रैंक अचीव कर लेता है, तो अब आप सोचिए कि जैसे जैसे वो आगे जाएगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, पोजीशन वाइज स्ट्रॉन्ग, और फिर उसकी जो कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग लोग कॉपी करते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को इस समय में कैद कर लीजिए कमरे में, इस समय में अपने आप को बिल्कुल दिखा दीजिए कि नहीं, मुझे सिर्फ मुझसे मतलब है, मुझे अपने गोल को क्रैक करना है। बहुत सही चीज़ आपने यहाँ बताई, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखा हूँ पुनीत, मैं चाहूँगा ये क्वेश्चंस हमारे जो ऑडियंस होती है वो हमसे चाहती है कि आपसे डिस्कस करें। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने बताया कि आपने क्या बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया। जी। जब आप ग्रेजुएशन के लिए सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो उस समय क्या आपका करियर दिमाग में होता है?
जी सर। मैं जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए सब्जेक्ट चूज़ किया था तो ऑब्वियसली हम अपने प्राइमरी गोल पे फोकस करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें सेकेंडरी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। तो इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया कि सो दैट आगे मैं अपना करियर इसमें नहीं तो एक रिस्पेक्टफुल करियर बना सकूं आईटी फील्ड में। तो ये मेरे दिमाग में था उस अच्छा, टाइम। जी ओके। तो मतलब प्लान बी बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना, मुझे लगता है अगर आप आगे जा रहे हैं तो। जी, डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन आ जाता है उस लेकिन टाइम। प्लान ए पे आप पूरी जान लगा जी दो, मुझे लगता है जी। उसके बाद प्लान बी की वो ज़रूरत पड़ती वो नहीं। ये है, इसलिए मैंने अपने जितना भी मेरा टाइम था मैंने उसमें दिया, सो दैट आगे जाके लाइफ में मैं रिग्रेट ना करूं कि मैंने बिल्कुल। उसके लिए फुल एफर्ट्स नहीं करे। अब आगे का क्या प्लान है, मतलब आप अब बस लाइफ एंजॉय करना है? जी, अभी तो जब तक ट्रेनिंग नहीं है एंजॉय करना है, उसके बाद फुल डेडिकेशन से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप आपका रूटीन क्या था, मतलब जब आप पढ़ाई करते थे, स्पेशली अगर मैं बात करूं सीएपीएफ की, तो सुबह से शाम तक का कोई एक स्पेसिफिक रूटीन था? कई लोग कहते हैं कि सर मैं डेली टाइम टेबल बनाता हूँ। मुझे मैंने कई लोगों ने, मैं इंटरव्यूज़ लिया तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि सर मैं डेली टाइम टेबल बनाता था और डेली उस टाइम टेबल को फॉलो करता था। कुछ एस्पिरेंट्स मुझे मिले जिन्होंने कहा कि सर मैंने एक टाइम टेबल बनाया और उसको मैंने रेगुलर फॉलो किया। तो आपके साथ ये क्या रूटीन रहा है जब आप तैयारी करते थे, प्रिपरेशन करते थे? सर ऑनेस्टली मैंने कभी टाइम टेबल तो नहीं बनाया। अच्छा। मेरे माइंड में मेरा सिलेबस चलता था और जो मेरे डेली टारगेट्स थे जो मेरे मेंटोर जी देते थे तो उनसे मैं मैच करने की कोशिश करता था। ऑल्दो वो हमेशा पूरे नहीं हो पाते थे, बट जितना हो पाता था, और नहीं करते थे तो पनिशमेंट मिलती थी सर। और पेरेंट्स के साथ बात करते थे वो तो डिसिप्लिन ही ऑल मैटर्स। उनका कहना है कि सक्सेस और एस्पिरेंट के बीच में बस डिसिप्लिन ही एक एग्जैक्टली। चीज़ है, जो नहीं हो पा रही है तो वो नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पर। तो वो उन्होंने किया, तो डिसिप्लिन से ही रूटीन बना। सुबह पापा के साथ काम करना, उसके बाद काम अपना। करना मतलब कैसे? जी, खेत में पापा जी के साथ उनका आप भी हेल्प। खेती करवाते जी थे? जी, पापा जी की हेल्प करना। अच्छा। ऑल्दो उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने तो कहा बेटा तुम पढ़ो, लेकिन एक थोड़ा सा मन में आता था कि हाँ पापा जी की हेल्प कर देते हैं, तो उनके साथ थोड़ा काम करवाना जितना भी करवा सकता था मैं अपनी स्टडीज़ के साथ। फिर सुबह 3-4 घंटे का एक सेशन लगाना जिसमें मैं पेपर 1 के बारे में पढ़ता था, उसके लिए पढ़ता था। उसके बाद ब्रेक होता था, उसके बाद पेपर 2 राइटिंग करता था। अच्छा। जी, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस करते थे। तो यही रूटीन ऑलमोस्ट पूरे साल चला है। बीच में एक ब्रेक आया था जब कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, बट ये रूटीन ऑलमोस्ट पूरे साल चला है, जिसकी वजह से डिसिप्लिन रहने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं सर। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे। जी सर, मैं तो मानता हूँ जो लोग हार्ड वर्क कहते हैं, हार्ड वर्क ही कंसिस्टेंसी है सर। जो काम अगर आप लगातार कुछ टाइम के लिए भी बट लगातार करते हैं तो वो पे ऑफ होता है सर, और यही हार्ड वर्क होता है। और कुछ हार्ड वर्क हमें कुछ तो इतना करना नहीं है, बस बैठ के यही काम करते रहना है अच्छा, सर। बाकियों की तरह आप भी 10-10 घंटे पढ़ते थे? सर 10 घंटे तो नहीं पढ़ता था सर मैं। अच्छा। 3-4 घंटे सफिशेंट होते हैं अगर आपके पास एक लाइक लंबा एक गोल है आपके पास। अगर आप 2 महीने पहले पढ़ना चाहते हैं तो सर 10 घंटे 12 घंटे भी मतलब कम पड़ जाते हैं। लेकिन जैसा कि मुझे पता था कि मुझे यही करना है, तो मेरे पास एक प्लान था कि इतने टाइम में मुझे करना है, तो उसके लिए 3-4 घंटे कभी। और सर फेस्टिवल्स को भी इंजॉय किया, फैमिली के साथ भी बैठते थे, ज़रूरी पापा भी से है। डिस्कशन करते थे, सब कुछ किया है। और एट द सेम टाइम कंसिस्टेंटली 3-4 घंटे काफ़ी होते हैं। लास्ट में तो सर इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है जब एग्ज़ाम आता है, अदरवाइज बहुत नॉर्मल स्टडी आवर्स से हो गया था। मतलब जो टॉपर्स होते हैं जी वो भी 3-4 घंटे पढ़ के टॉप कर सकते हैं। जी, अगर प्लान लंबा हो आपके पास तो। अच्छा, कितना परफेक्ट टाइम होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को? मैं सीएपीएफ की बात कर लेता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अगर सीएपीएफ का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कितना टाइम लेके चलें? 1 साल, 6 महीने, 2 साल? जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो 12वीं पास करता है, क्या तब से ही लग जाए, या ग्रेजुएशन कर लें फिर उसके बाद लग जाएं? तो आप इसके ऊपर क्या सजेशन देंगे? तो सर सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 12th के बाद स्टार्ट कर देना है या ग्रेजुएशन के बाद, मतलब ग्रेजुएशन में भी आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको बस डेडिकेशन चाहिए। अगर आप 8 महीने भी डेडिकेटेडली काम कर देते हैं, अब बशर्ते अगर आपको पता हो कि मुझे क्या करना है, आपका सिलेबस आपको पता हो, आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें पता हो सही गाइडेंस के साथ, तो 6 से 8 महीने काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए। 3 to 4 आवर और 5 आवर्स ऑफ स्टडी अ डे, ये काफ़ी है। इतना कुछ ज़्यादा पहले करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 महीने आपने बताया काफ़ी होगा। तो एक बच्चा जो 12th पास करके आता है, उसका मान लीजिए सपना, इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो, और इसके बाद उसका सपना हुआ कि मुझे
क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो मैं पहले ग्रेजुएशन कर लूँ या फिर मैं कोशिश करूँ कि प्रिपरेशन शुरू कर दूँ और ग्रेजुएशन भी करते रहूँ? आप क्या यहाँ सजेशन देना चाहेंगे? तो सर मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो सर आप पहले उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम के लिए जैसा मैंने कहा कि कुछ महीने 7-8 महीने भी काफ़ी है, अगर डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल दोज थिंग्स जो आपके फेवर में हुई तो ग्रेजुएशन पे आप फोकस करेंगे तो आगे रिग्रेट नहीं करेंगे। नहीं तो लाइफ में ये होता है कि ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं पढ़ा है और बाद में कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ग्रेजुएशन में जस्ट एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, एंजॉय योर स्टडीज़ एंड उसके बाद फिर इस पर फोकस कीजिए। जी मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर होता है वो बड़ा क्रूशियल होता जी है ना, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी जर्नी एक नए आयाम पे जाती है। और मैंने पाया है कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में बच्चे जो जाते जाते प्रिपरेशन की तरफ स्विच होते हैं और बहुत सीरियस अपने आप को वहाँ फील करते हैं, तो ये टाइम मेरे ख्याल से परफेक्ट होना चाहिए। जी लास्ट ईयर में और जो लास्ट सेमेस्टर है आपको पता होना चाहिए कि अब उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, उसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आपको अपना एग्ज़ाम देना है। तो लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर बहुत क्रूशल होता है, तो मैंने भी अपना सीडीएस का अटेम्प्ट लास्ट सेमेस्टर से ही दिया था। अच्छा जी अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, इंग्लिश का बड़ा रोल रहता है इन एग्ज़ाम्स में, है ना? जी। और मैंने जैसे हमारे और भी जो अभी ऑफिसर्स जो बन चुके हैं वो आए थे, उन्होंने हालांकि इंग्लिश बैकग्राउंड से आए थे। आपका भी बैकग्राउंड इंग्लिश ही जी रहा है? मेरा बैकग्राउंड ठीक इंग्लिश है। था। इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू इंग्लिश में ही दिया था कि हिंदी में दिया था? मॉक इंटरव्यू इंग्लिश नहीं में नहीं, था। एग्ज़ाम जो आप इंटरव्यू प्रॉपर देने गए थे। सर ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर में कि वो आपसे किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। तो मेरा इनिशियली इंग्लिश स्टार्ट हुआ था, बट उन्होंने फिर हिंदी में पूछना स्टार्ट किया तो फिर मैंने हिंदी में स्विच कर लिया। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में मैटर नहीं करता जी, वहाँ पे? ये चीज़ इंटरव्यू तो पे डिपेंड है। ये चीज़ तो हमारे और भी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी बताया कि अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं कि इंग्लिश का होना बड़ा ज़रूरी है आज के लाइफ में। आप इसको कैसे मतलब जस्टिफाई करते हैं, लाइक अगर इंग्लिश आप अच्छी बोलते हो तो उसका रोल रहता है कि नहीं रहता है? जी डेफिनेटली इंग्लिश का रोल है, क्योंकि हमें अपना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही इंग्लिश में लिखना होता है, ग्रामर है उसमें, तो इंग्लिश नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। और हम अपने आप को प्रिपेयर ही इंग्लिश में करते हैं अगर हम हमारा मीडियम इंग्लिश है। हिंदी है तो एक अलग बात है, बट मीडियम इंग्लिश है तो हम अपने आप को प्रिपेयर इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। मेरा मॉक इंटरव्यू भी इंग्लिश में हुआ था। इवन आई वाज एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, कि भाई मैं सोच रहा था मैं इंग्लिश में बात करूँगा, बट इंटरव्यू स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी, तो मैंने सोचा ठीक है फिर हिंदी में बात करते हैं, एंड वो चीज़ें चलने लगी। बट आपको प्रिपेयर रहना होगा कि कोई भी लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में प्रिपेयर रहेंगे तो हिंदी आप इजीली बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बहुत क्रूशल है और इसके लिए आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें तो अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इफ़ यू स्पीक वेल, तो एक अलग ही पर्सनालिटी दिखती है ना, एक अच्छा, लोग सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। शायद आज का जो दौर चल रहा है वहाँ पे अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो लोग आपको थोड़ा सीरियस भी लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, और एक चीज़ मुझे और इसमें ऐड करनी है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो मुझे लगता है हम बहुत कॉन्शियसली बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें सोच के बोलते हैं। हिंदी में हम बह जाते हैं, हमारी जब भाषा आ जाती है हम बह जाते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं, चीज़ें हमारे कंट्रोल में ज़्यादा चलती है जब हम इंग्लिश में बात करते हैं। ज़रूरी भी है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आज के परिवेश के हिसाब से। हमने आपके बारे में थोड़ा जाना, आपके बैकग्राउंड के बारे में जाना, लाइक आपका स्टडी जो भी रहा है। प्रिपरेशन के दौरान आपको जो सबसे चीज़ परेशान की थी वो क्या थी? जैसे सीएपीएफ की बात कर लेता हूँ मैं इसी एग्ज़ाम को फोकस कर रहा हूँ अभी। तो प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पहले परेशान करती थी वो मेरी कंसिस्टेंसी ही थी, जिसकी वजह से मेरे पहले अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ था। और उसके लिए सर एक चीज़ और होती है कि हम डिज़ायर तो करते हैं, बट उसके लिए हम एडिक्वेट एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, और अल्टीमेटली फिर हम कहते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं मिली। तो सर मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने डिज़ायर किया, एडिक्वेट एफर्ट्स, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल जो भी आपके हो सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन जब कंसिस्टेंसी आई तो उसके साथ चीज़ें ठीक होती चली गई। तो उसको लाना ही सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है मेरे हिसाब से एक एस्पिरेंट के लिए। अच्छा, पेपर 2 आपने बताया था डिस्क्रिप्टिव पूरा होता है, ऐसे राइटिंग होती है वहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चों का ये परेशानी का सबक रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपने आप को स्ट्रगल करते पाते हैं। आप इससे कैसे अपने आप को मैनेज किए थे और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे अपकमिंग ऑफिसर्स को कि भाई पेपर 2 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? सर पेपर 2 काफ़ी डायनेमिक हो गया आजकल, जो अभी जो चल रहा है रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि यूपीएससी जो आपसे क्वेश्चंस पूछती है वो काफ़ी जनरल होते हैं। मतलब अगर कोई एक
अच्छा सिटीजन है कंट्री का, उसको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और हम तो फिर भी एस्पिरेंट्स हैं, तो हमें तो ज़्यादा पता होना चाहिए। तो काफ़ी जनरल वे में होता है। तो रीडिंग न्यूज़पेपर हमें रेगुलरली करना है। हमें आसपास की चीज़ों में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इंटरेस्ट लेना है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका डिफेंस हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको डिफेंस में जाना है, इंटरनल सिक्योरिटी में जाना है, तो वो चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक चीज़ है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चे पेपर ही पूरा नहीं कर पाते। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, मैं लास्ट टाइम पेपर ही पूरा नहीं कर पाया था। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने करीबन 200-250 टॉपिक लिखे थे पूरे साल में, और जी, और काफ़ी ज़्यादा फुल लेंथ पेपर लगाए थे, 3 घंटे बैठ के जो लगाना होता है। तो उसी से अल्टीमेटली काम होता है, नहीं तो सिर्फ नॉलेज माइंड में होने से वो पेपर पे नहीं आती है। तो प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक्स को पहचानिए, किसी एक्सपीरियंस आप मेंटोर से जुड़िए, उनसे बात कीजिए। उन्होंने टॉपिक्स लगभग 200-250 टॉपिक हमें दिए, तो हमने वो लिखे, एंड वी वर श्योर कि जो टॉपिक्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में से आएंगी। क्योंकि जनरलाइज चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, जो चल रहा है वही, जो सोसाइटी में चल रहा है, जो कंट्री में चल रहा है, वही चीज़ें पेपर 2 में आपको टॉपिक्स में देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही बस प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, पेपर 1 वर्सेस पेपर 2, जी। ज़्यादा मेहनत किस में लगती है? और एक चीज़ यहाँ पे हमारे व्यूवर्स को आप ज़रूर बताइएगा कि क्या पेपर 1 के लिए आपने अलग से टाइम निकाला था, फिर उसके बाद पेपर 2 पे गए थे, या पेपर 1 पेपर 2 एक साथ आप लेके चल रहे थे? सर पेपर 1 पेपर 2 एक साथ ही लेके चलना है। क्योंकि हम प्लान करते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस करेंगे, फिर पेपर 2 करेंगे, तो उसमें ना टाइम निकल जाता है। फिर हमें लगता है कि, और उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए हैं कंट्री में, तो वो मिस हो जाते हैं। तो पेपर 1 का और पेपर 2 का टाइम साइमल्टेनियसली रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, अगर 1 घंटे में भी, मैंने पहला एस्से लगभग 40 मिनट्स में लिखा था, और लास्ट एस्से जब मैंने एग्जाम में लिखा वो 12 मिनट में लिखा था। तो प्रैक्टिस से ही आएगा, और साथ के साथ कीजिए। और सर आपने बात की पेपर 1 और 2 कौन सा ज़्यादा मेहनत मांगता है, तो सर पेपर 1 एक सेट पैटर्न पे चलता है कि अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो फिर आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और मॉक टेस्ट देते रहिए। लेकिन पेपर 2 आपसे प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपने 10 दिन पेपर 2 नहीं लिखा तो आप आउट ऑफ प्रैक्टिस होंगे, फिर आपको जब नेक्स्ट टाइम लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पेपर 2 आपकी मेहनत मांगता है, सिटिंग आवर्स मांगता है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। जी। आपकी कुछ हॉबी है क्या? जी हाँ, मेरी हॉबी बुक रीडिंग करना, ऑडियो बुक सुनना, और साइकिलिंग मेरी हॉबी है। और मैं म्यूज़िक भी काफ़ी सुनता हूँ सर। अच्छा, क्योंकि जो पढ़ाकू बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी हॉबी बड़ी उसी से रिलेट करके चीज़ें होती हैं। तो मैंने ऐसा पाया है कि ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे जो होते हैं जो ऑफिसर बन चुके होते हैं, वो रीडिंग, राइटिंग एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेट करते हैं। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपका, क्योंकि फिजिकल भी इसमें बहुत मैंडेट रहता है? जी, स्पोर्ट्स में तो सर मैं क्रिकेट ही खेलता था, जो कि ऑलमोस्ट हर इंडियन क्रिकेट खेलता है। और साइकिलिंग मेरा रिसेंट जो इंटरेस्ट है वो साइकिलिंग में रहा है। और मेरे को ऐसा मेरे मन में है कि मैं आगे साइकिलिंग में काफ़ी मतलब साइकिलिंग करूं काफ़ी। बाईसाइकिल्स मेरे को ऐसी खरीदनी है जिसमें मैं स्पोर्ट्स में जा सकूं। साइकिलिंग में मेरा एक शौक़ है वो सर। खैर, आपको तो बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं आने वाले टाइम पे, और जिस तरीके के चैलेंजेस मिलेंगे आप उसको बहुत फेमिलियर आप उनसे ऑलरेडी हो। जैसा आप बता रहे हो कि आपको साइकिलिंग और थोड़ा सा एडवेंचर लाइफ पसंद है, तो चलो आई विश आपको उसको और अच्छे से एक्सप्लोर करने का मौका मिले। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा था आपका? लाइक आप जब वहाँ गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? कैसे क्वेश्चंस थे? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक तो पहले आप ये मुझे बताइए कि आपके दिमाग में कब क्या चल रहा था जब आप मेन डोर पे खड़े थे, दरवाजे पे खड़े थे, आप अंदर एंट्री लेने वाले थे, दिमाग में क्या चल रहा था? क्या पूछेंगे? नर्वसनेस थी? कैसे क्या हो रहा था वहाँ पे थोड़ा सा? तो सर मैं इसको थोड़ा पहले से स्टार्ट हाँ करता हाँ, हूँ। श्योर श्योर। तो मेरा हमेशा से ये है कि जब नेक्स्ट डे मेरा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मुझे नींद नहीं आती है। तो सर मैंने एक छोटी सी नींद की गोली रखी ताकि मेरे को नींद आ जाए। फिर भी मेरे को सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद आई थी। तो अगले दिन जब हम गांव से ही डायरेक्ट गाड़ी में यूपीएससी जा रहे थे, अच्छा। तो मेरे को नींद आ रही है। मेरे पापा जी कह रहे, भाई तेरे को इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे पता नहीं क्यों नींद आती है, काम खराब करेगा। मैं कहा, नहीं पापा जी टेंशन ना लो आप। अच्छा, ये इंटरव्यू के टाइम की बात जी बता जी रहे हो जी। आप? और ठीक। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी उस दिन दिल्ली में 29 मई को। तो अंदर जाने से पहले मैं काफ़ी घबराया हुआ था। लाइक मेरे को पसीने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ कि जब मैंने बिल्डिंग में एंटर किया तो एक अलग ही वाइब आई और मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। ओके। और थ्रू आउट मतलब मैं देख रहा था आसपास सब टेंस हैं, जहाँ वेटिंग हॉल है सब टेंस है, लेकिन मैं खुश था। मैं ऐसे था कि
ये मेरा मोमेंट ऑफ द लाइफ है, ओके। ये चीज़ कभी नहीं आएगी, एंड नॉट एवरीबडी गेट चांस टू सिट हेयर। तो मैंने सोचा इसको मैं एंजॉय करूँगा। और जब मेरे को ले जाया गया इंटरव्यू के लिए, तो जो स्टाफ मेरे को ले जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा बोर्ड कैसा है, तो कह रहा बोर्ड बढ़िया है, आप अच्छा करना, खुशी मतलब आपको खुशी होगी इंटरव्यू देने के बाद। तो जब बाहर बैठा मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि अंदर क्या पूछा जाएगा। मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई हैं, मैं उस टाइम वो सोच रहा था कि अगर ये इंटरव्यू नहीं आया तो क्या होगा। फिर वो सारी चीज़ें रिकलेक्ट करके मैंने बोला छोड़ो, देखी जाएगी, लिव दिस मोमेंट। और अंदर जब मैं गया एंड दे मेड मी कंफर्टेबल, और उन्होंने इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश में आंसर करना स्टार्ट किया, उन्होंने हिंदी में बात की। पर 3-4 क्वेश्चन जब उन्होंने हिंदी में पूछे तो मैं समझ गया कि जब एक सीनियर और मैम है वो अगर हिंदी में बात कर रही है तो मैं भी हिंदी में बात करता हूँ। तो वहाँ से फिर इंटरव्यू पिक हुआ और मतलब सब अच्छा ही गया। फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मैं तो हंसते हुए बाहर आ रहा था। मैंने सबसे हाथ मिलाया, वहाँ जो सिक्योरिटी थी मैंने उन सबको थैंक यू बोला, मतलब सब कुछ अच्छा था। मतलब इट वाज अ मेमोरेबल डे फॉर मी सर। कितने बोर्ड मेंबर्स थे वहाँ पे? सर 4 मेंबर्स थे, ठीक एक है। चेयरमैन और 3 मेंबर्स जी। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था ऑनलाइन घर पे शिक्षा.com से, तो उन्होंने पूछा ये क्या हुआ। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये क्या है, तो उसके बारे में बातें हुई। तो फिर मेरे बुक रीडिंग के बारे में बात की। तो अच्छा। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ मैं, आचार्य प्रशांत जी को पढ़ता हूँ, तो उसमें चीज़ें मैंने बताई। तो मुझे लगा वो एक अच्छा मोमेंट था, उन्हें लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा सुलझा हुआ कैंडिडेट आया है, शायद उनको लगा होगा। अच्छा, आपको याद है आपका इंटरव्यू कितने बजे हुआ था? टाइम याद है कुछ, जी कब हुआ था? डेफिनेटली, लगभग 2:10 पे मुझे अंदर बुलाया गया था। अच्छा, और आप कब वहाँ पहुँच गए थे सेंटर पे, मतलब हॉल पे कब पहुँच गए थे, इंटरव्यू हॉल पे? जी मतलब उस 2:10 बिल्डिंग पे मैंने एंट्री की थी इंटरव्यू रूम में। और आप वहाँ कब पहुँच गए थे, मतलब वहाँ पे हम 11 बजे पहुँच गए थे। 11 बजे? अच्छा, तो मतलब 11 बजे आप वहाँ पहुँच गए। उसके बाद क्या वहाँ टाइम कोई फिक्स होता है, आपको बता दिया जाता है आपका इंटरव्यू कब है, या फिर रैंडम आपका नंबर आ जाता है? नहीं सर, हमें एक लिस्ट दे दी जाती है। मेरा आफ्टरनून शिफ्ट था, तो उसमें मेरा 3rd नंबर था। और सर एक इम्पॉर्टेंट एक थोड़ी कोइंसिडेंस वाली बात बताता हूँ कि उससे पिछले दिन 28 मई को मेरे दोस्त ने पूछा कि तुझे क्या लगता है तेरा बोर्ड क्या होगा। तो मैंने बोला प्रीति सूडान मैम का बोर्ड होगा एंड मेरा नंबर 3रे पे आएगा। अच्छा। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये परिवार में ही कुछ इंट्यूशंस चल रहा है जो आ जाता है, ऐसा हो रहा है। फिर तो आप एक काम करिए, एक बार कुछ और बड़ा सा प्लान करिए, है ना, क्योंकि आ, होता है कभी कभी, कृपा रहती है चीज़ों की। चलिए, बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि ये हमारा पॉडकास्ट मिलियंस में जाए, और ये आप तो कम से कम बोल ही दीजिए। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे देना चाहूँगा मैं, कि आपको जीएस को प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगा, और क्या जीएस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रही थी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इसके फैक्ट बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड डेटा है, कैसे आपने उसको कोप अप किया था जब आप बात जीएस की करते हैं पढ़ाई में? तो सर सबसे पहले तो हमें सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें स्पेसिफिक बुक्स होती है, एनसीईआरटीज आपको पहले पूरी कवर करनी है, एंड कुछ आपको आपकी बुक्स होती है, जैसे लक्ष्मीकांत है आपके पास, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास स्पेक्ट्रम है, और हिस्ट्री के लिए जो बाकी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उसके लिए स्पेसिफिक बुक्स मिलती नहीं है। बट हाँ, एनसीईआरटी पे डिपेंड मैं था उस टाइम, तो उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ना, बार बार अंडरलाइन करना, हर बार नई चीज़ें मिलना, फिर उससे समझ के नोट्स बनाना। तो सर ऐसे ही जीएस को प्रिपेयर किया, और जब कंटिन्यूसली क्वेश्चंस लगाए, मॉक टेस्ट दिए, तो उसमें और चीज़ें पता चली। मॉक टेस्ट का सर सबसे जो नई चीज़ इस बार करी थी मैंने, जो मेरे सर ने बताई थी, तो आपको एनालिसिस करना है कि आपने क्वेश्चन का एनालिसिस किया, आंसर का किया, बट जो 4 ऑप्शंस है उनके बारे में भी अगर एनालिसिस किया तो वो 4 नए ऑप्शंस जो थे, 4 नए क्वेश्चंस मेरे लिए बन गए थे। तो ऐसे भी सिलेबस को सर मैंने कवर किया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे जो अभी बताया पुनीत जी ने। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने कह सकते हैं कि बुक लिस्ट में डाल दीजिएगा, कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट मत लगाइए, मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उसके ऑप्शंस को भी एनालाइज कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन है तो 5 नए क्वेश्चंस जी। आपको दे देंगे, और आपके पास एक एन नंबर ऑफ अमाउंट क्वेश्चंस के हो जाते हैं, और डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करते हैं सिलेक्शन में आपके। डेफिनेटली सर। तो पुनीत जी से हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूवर्स को दे दें। आप कुछ अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस, जो कि जाहिर सी बात है आपको बहुत लोग देखेंगे, और एक इंस्पिरेशन दिमाग में आएगा कि भाई हम भी कभी इस जगह पहुँचें।
तो एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को दें, उनको बताएं, जो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो जाएगा। कोई भी चीज़ एक थॉट से स्टार्ट होती है। अगर आपने अपने फ्यूचर के लिए एक थॉट डेवलप कर लिया है तो मुझे लगता है फर्स्ट स्टेज आप क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली उस थॉट पे काम करें और अपने एक थॉट को रियलिटी में बदलें। और इसमें एक चीज़ जो आपको कभी नहीं भूलनी है, अपने पेरेंट्स को, उनके इमोशंस, उनके मन में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या चाहते हैं आपकी लाइफ से। श्योरली वो हमको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो उनको कभी ना भूलें। और जब आप उनको अपने दिमाग में रखेंगे, उनको हमेशा अपने सामने रखेंगे, तो आपको एक इंस्पिरेशन मेहनत करने की हमेशा मिलती रहेगी। तो ये चीज़ है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताऊंगा, जैसे मेरा इंटरव्यू, क्योंकि मेरा रैंक मेरे ख्याल से मेरे इंटरव्यू की वजह से ही अच्छा आया है। तो मैंने एक ही इंटरव्यू दिया था जो कि केजीएस को दिया था, और यहाँ पे जो जो मैंने मिस्टेक्स करी, मुझे अच्छा फीडबैक दिया और उस फीडबैक पे मैंने बस काम किया। मैंने सोचा कि ये देना है और इस पे काम करना है और अल्टीमेटली नेचुरल रहना है, और नेचुरल रह के ही फिर आप अच्छा, मतलब मैंने अच्छा उसमें किया। और यहाँ पे एक बार मॉक इंटरव्यू आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा और आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे फाइनली। जी, थैंक यू सो मच पुनीत, इट वाज अमेजिंग मीटिंग विद यू। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग से, इस पॉडकास्ट से हमारी बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत कुछ फ़ायदा मिला होगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड यस, विशिंग यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू केजीएस टीम। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बातें कह पाऊँ और एस्पिरेंट्स को कुछ मेरे से सीखने को मिले, जिसमें, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट अगर यहाँ पे पहुँच सकता है तो कोई भी पहुँच सकता है। तो कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो ये तो थे हमारे साथ पुनीत राठी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 15 सिक्योर किया एक बहुत बड़े एग्जाम में CAPF के। डेफिनेटली आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस सीख को आप अपने लाइफ में ज़रूर उतारेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।